हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लर्नर्स। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं टेक्सटाइल का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स देखा था। हमने उसका पूरा डिटेल में स्टडी किया था। आज हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस पूरे टेक्सटाइल में जो हमको पढ़ना है उसका एक लेआउट प्लान यहाँ पे शो किया गया है। सबसे पहले क्या है, हमको टेक्सटाइल की आपकी बेसिक यूनिट क्या है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइबर। आपको फाइबर कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, या फिर सिंथेटिकली हम केमिकल्स के थ्रू उसको बना रहे हैं फाइबर्स को। फिर हमें फाइबर मिल गया, आपकी बेसिक यूनिट हमें मिल गई। इसके बाद हमने स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू यार्न कंस्ट्रक्ट किया था, हमें यार्न मिल गया, धागा मिल गया। यार्न के बाद हम उसमें वीविंग, नीटिंग या कोई भी टेक्निक करके, फेल्टिंग, कोई भी हम नॉन वोवन टेक्निक करके हमें एक फैब्रिक मिल रहा है। ये फैब्रिक कैसा है, हमारा अनफिनिश्ड फैब्रिक है। फिर हम इसमें फिनिशिंग प्रोसेस देते हैं, टेंटरिंग, कैलेंडरिंग, मर्सराइजेशन, वॉटेवर, कोई भी फिनिशिंग प्रोसेस देंगे, प्रिंटिंग, डाइंग, सब आपका फिनिशिंग में आता है। मतलब हमारा जो अनफिनिश्ड फैब्रिक है, रॉ फैब्रिक जो हमारा है, इसको हम ग्रे गुड्स भी बोलते हैं, जो कि हमारा लूम से एज इट इज आता है। इस पे हम फिर जाके ये फैक्ट्रीज में जाकर ये इसमें फिनिशिंग प्रोसेस होती है। देन हमें फिनिश्ड फैब्रिक मिला। अब इससे हमने गारमेंट प्रोडक्शन किया, फिर ये कस्टमर के पास आता है। आपको मॉल्स में कपड़े बने बनाए मिलते हैं, शॉप्स में मिलते हैं, जीन्स, टॉप, कुर्ता, शर्ट ना, वॉटेवर, कोई भी गारमेंट आपको मिल रहा है। तो ये पूरी प्रोसेसिंग के थ्रू इतने स्टेप्स फॉलो होते हैं, तब हमें एक गारमेंट मिलता है। तो हमें टेक्सटाइल में इन्हीं पूरी प्रोसेस को पढ़ना है वन बाय वन। तो लास्ट क्लास में हमने फाइबर्स देख लिए थे, कैसे कैसे हमें मिलते हैं, क्या क्या सोर्स है फाइबर का। आज हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमें कोई भी गारमेंट बनाना है तो हमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस गारमेंट में, उस टेक्सटाइल में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब हर फाइबर से तो हमारा यार्न नहीं बन जाएगा ना, कुछ उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, तब उससे यार्न का प्रोडक्शन हो पाएगा। यार्न मैन्युफैक्चरिंग हमें करना है, सारे फाइबर्स नहीं हो सकता है, सारे फाइबर से हम नहीं बना सकते हैं यार्न। तो कुछ हमें एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ फाइबर पे अगर है तभी हम उसे यार्न बना सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। क्लोथिंग इज वन ऑफ द बेसिक नीड फॉर मैनकाइंड। हमारी एक बेसिक यूनिट है रोटी, कपड़ा, मकान, तो क्लोथिंग एक आपकी एक बेसिक यूनिट हो गई। It protects the body from heat and cold, but also bring out one's personality, enhances beauty, gives comfort and expresses the status of living. Fiber properties contribute to the properties of a fabric. यही अभी हमने बातें करी हैं कि कोई भी फाइबर की प्रॉपर्टी होगी, उसके ही गुण हमारे फैब्रिक में भी आएंगे। जो फाइबर की प्रॉपर्टी वही उसमें ही आएंगे। हमारा फैब्रिक क्या करता है, हमें अगर पहले से भी लोग, जब हमारे पास नहीं थे फाइबर फैब्रिक्स नहीं थे, तभी लोग अपने शरीर को गर्मी से, जाड़े से बचाने के लिए क्या करते थे, पत्तियों का यूज़ करते थे ना, जानवरों की खाल का यूज़ करते थे। तो उन्होंने धीमे धीमे देखा, उन्होंने नेचर से इस चीज़ को सीखा, देखा कि चिड़िया कैसे घोंसला बना रही है, आपस में इंटरलॉक करके ना, वीविंग करके इंटरलॉक करके वो बना रही है। तो उन्होंने वही सब कॉन्सेप्ट को नेचर से ही सारी चीज़ें डेवलप होकर आई हैं। तो हमारा क्या कर रहा है फैब्रिक, क्या काम कर रहा है, हमें जाड़े, गर्मी, बरसात से बचा रहा है। हमारी जो प्रोटेक्ट हमारी बॉडी को करने के अलावा हमें ब्यूटी भी देता है, इन्हेंस करता है। हमें ब्यूटी को भी इन्हेंस कपड़ा करता है ना। किसी की पर्सनैलिटी को उसके अपीयरेंस से ही देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी अपीयरेंस से उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, फिर हम उससे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम किसी से भी हम मिलना, सबसे पहले हम उसकी पर्सनैलिटी कैसे जज कर रहे हैं उसको देख कर, देन हम उससे बात करके फिर हम हमारी व्यूज़ सही है या गलत है, तब हम उस बात पर आते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक फाइबर में, कुछ यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, जैसे एडिक्वेट स्ट्रेंथ,
अभी हम वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे। अभी हम इसको लिस्ट देख लेते हैं। एडिक्वेट स्ट्रेंथ, सेटिस्फैक्ट्री लेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंसी एंड इलास्टिसिटी, कोहेसिवनेस और स्पिनेबिलिटी, सॉफ्टनेस एंड फाइननेस, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, लस्टर, यूनिफॉर्मिटी, डेंसिटी, एब्रेजन रेजिस्टेंस कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फ्लेमेबिलिटी, वार्मनेस का प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया, इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप, इफेक्ट ऑफ हीट। तो इन सब का जो भी फाइबर के लिए जैसा भी इनका गुण है वही हमारे फैब्रिक में भी होता है। हम सबसे पहले देखते हैं एडिक्वेट स्ट्रेंथ। किसी भी फाइबर में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में उसमें एक मजबूती होनी चाहिए किसी भी, क्योंकि क्या करना है हमें, जब आपका फाइबर से हम यार्न बना रहे हैं या फैब्रिक बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा उसमें रगड़तान खींचतान होता है ना, काफ़ी उनको प्रेशर पड़ता है उसमें, तो उसके लिए स्ट्रेंथ उसमें होनी चाहिए ताकि वो उन सब चीज़ों से अपना सामना कर सके। द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ रेजिस्ट स्ट्रेस। द स्ट्रेंथ ऑफ द टेक्सटाइल फाइबर्स मस्ट बी एडिक्वेट फॉर स्पिनिंग। स्पिनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ये। स्पिनिंग क्या हो गया? जो हम फाइबर से यार्न बना रहे हैं। अभी हम स्पिनिंग का एक पूरा चैप्टर कवर करेंगे, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये समझिए कि हमें यार्न बनाने के लिए इसमें स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फाइबर मे नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर। मतलब अब किसी भी फाइबर में यूनिफॉर्मली थोड़ी ना होगी। अगर हमारे नेचुरल फाइबर की बात हो रही है, मैन मेड है तो उसे तो हम अपना बना ले रहे हैं, वो तो यूनिफॉर्म रहेगा। पर अगर नेचुरल फाइबर है, अगर आपने कॉटन ही आप रुई की बत्ती बनाते हैं मान लीजिए ना, तो क्या बराबर रहती है? यूनिफॉर्म रहती है? नहीं, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है कोई भी नेचुरल फाइबर में ना। पर सिल्क में होती है। सिल्क में जहाँ तक है कि उतने काफ़ी हद तक होती है सिल्क में, क्योंकि वो आपका फिलामेंट है, लंबा यान है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी। बट फिर भी गम होता है तो कहीं वो मोटा है कहीं वो पतला है, उतना रहता है। पर एज कंपेयर टू कॉटन एंड स्टेपल फाइबर, फिलामेंट फाइबर्स में होती है यूनिफॉर्मिटी। फाइबर टेनिसिटी में ऑल्सो वेरी फ्रॉम 1 ग्राम पर डेनियर इन एसीटेट टू 8 ग्राम डेनियर इन ग्लास। जो फाइबर या फाइबर टेनिसिटी क्या है? जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो इसकी कैपेसिटी है, जो भी हमारी फाइबर की कैपेसिटी है यही स्ट्रेचिंग के लिए, वही उसकी फाइबर टेनिसिटी है। इसको किस में हम मेज़र करते हैं? ग्राम पर डेनियर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइबर टेनिसिटी का यूनिट क्या है, तो ग्राम पर डेनियर। ये वैरी करती है 1 to 8। एसीटेट फाइबर्स में 1 ग्राम पर डेनियर है और ग्लास फाइबर में कितना है? 8 ग्राम पर डेनियर। ग्लास में क्या है? ग्लास रैंक्स फर्स्ट इन टेनिसिटी, ग्लास की फर्स्ट रैंक है। इसके बाद क्या है? नायलॉन एंड पॉलिएस्टर है। कुछ फाइबर्स जैसे कि रेयॉन क्या है? रेयॉन आपका जब वेट कंडीशन में होता है तब इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 30% कम हो जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि वेट कंडीशन में रेयॉन किस फाइबर की स्ट्रेंथ कम होती है, वीक होती है, तो रेयॉन की ऑलमोस्ट 30 to 40%। ठीक है, आप लोग नोट भी करते चलिए मेरे साथ जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अब सेकंड आपका पॉइंट है सेटिस्फैक्ट्री लेंथ। अभी हमने स्ट्रेंथ की बात करी, मजबूती होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब बहुत ही अगर छोटा फाइबर है तो भी हम कैसे यार्न बनाएंगे, तो भी प्रॉब्लम होगी ना। तो एक उसमें सेटिस्फैक्ट्री लेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स दिए हैं और उनकी लेंथ कितनी होती है ये दिया हुआ है। कॉटन की कितनी होती है? 1/2 to 2.5 इंच। लिनन की 12 to 20 इंच। वूल की 1 to 18 इंच। डिपेंड्स करेगा हमारे एनिमल स्पीशीज पे, वूल डिपेंड करेगा कितने उसके बड़े बाल हैं, किस क्लाइमेट कंडीशन में एनिमल रह रहा है, उस पर इसकी लेंथ डिपेंड करेगी वूल फाइबर की। सिल्क हमें पता है फिलामेंट है, सबसे बड़ा फाइबर, नेचुरल फाइबर में सबसे लंबा
सबसे ज़्यादा लेंथ इसी की होती है। बाकी सारे स्टेपल फाइबर्स होते हैं, ये हमारा एक फिलामेंट फाइबर होता है। क्योंकि कैसे बन रहा है, ये इंसेक्ट से बन रहा है, इंसेक्ट से निकल रहा है, तो इसकी लेंथ कोकून में ये लपेटता जाता है, तो इसकी बहुत लंबा होता है। ये फीट में होता है, 1200 to 4000 फीट होता है। अब कॉटन का इतना छोटा है फाइबर, अभी हमने बोला कि छोटे फाइबर से बनाने में प्रॉब्लम होती है ना, हम नहीं बनाते, बट कॉटन एक ऐसा फाइबर है जो कि इतना छोटा होते हुए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें कन्वोल्यूजन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें, अभी हम कॉटन के चैप्टर में पूरा कवर करेंगे, इसी की वजह से इतना छोटे होते हुए भी ना, 1/2 इंच का होते हुए भी इससे हम बहुत ही अच्छा बड़ा लंबा यार्न बना लेते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कॉटन का आता है आधे से 2.5 इंच हो गया आपका, सिल्क का 1200 से 4000 फीट हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी आपकी है फ्लेक्सिबिलिटी और प्लायबिलिटी। ये भी एक आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, किसी भी टेक्सटाइल फाइबर की एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, ये होनी ही चाहिए, बेसिक नीड है हमारी ये। ठीक है, क्या होता है, फाइबर को बेंड होना पड़ता है ना। अब आप उसको यार्न बनाओगे तो आप उसको बेंड करोगे। दिस प्रॉपर्टी इज एसेंशियल टू क्रिएट यार्न्स एंड फैब्रिक्स दैट कैन बी क्रीज्ड to increase the drippability of fabrics. Flexibility and pliability are also important to allow the body to move comfortably. नायलॉन की क्या होती है, हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आर्टिफिशियल है तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हम सॉक्स वगैरह बनाने में सब में नायलॉन यूज़ करते हैं ना, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, रेजिलेंसी एंड इलास्टिसिटी। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं रेजिलेंसी एंड इलास्टिसिटी में, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, रेजिलेंसी एंड इलास्टिसिटी। रेजिलेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ फाइबर to come back to its original volume after being compressed. Wool and silk fabrics are most resilient. देखिए क्या है रेजिलेंसी में, एबिलिटी ऑफ अ फाइबर टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जब हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, इसमें कंप्रेस हम कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में आ रहा है। ठीक है, जब आपने ऐड देखा होगा, इजी का ऐड आता है, स्वेटर एक के ऊपर एक रख दिए, इसको हम कंप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, फिर बराबर से अपने वॉल्यूम में आ जाता है, दिखाते हैं ना उसमें, यही रेजिलेंसी है। वूल में और सिल्क में ये ज़्यादा होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ फाइबर टू रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो अपने ये शेप में आ रहा है, और उसमें क्या है, उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। डिफरेंस इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें कंप्रेस हो रहा है रेजिलेंसी में, और इलास्टिसिटी में स्ट्रेच हो रहा है। इलास्टिसिटी में वो अपने ओरिजिनल लेंथ में, ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल लेंथ में आ रहा है, और इसमें ये वॉल्यूम में आ रहा है। ठीक है, उसमें वॉल्यूम मेंशन कर लीजिए रेजिलेंसी में, और यहाँ पे शेप और लेंथ अपनी प्रॉपर शेप में, अपनी लेंथ में आ रहा है। जब हम खींचते इलास्टिक क्या होती है, वो अपनी लेंथ को, अपने शेप को ले लेता है ना, और इसमें वो अपने वॉल्यूम को ले रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका काफ़ी है, एग्जाम में आता है कई बार ये क्वेश्चन। अब ये भी एक आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है, कोहेसिवनेस, स्पिनेबिलिटी। हमने बताया अभी यार्न बनाने के लिए क्या करते हैं, स्पिनिंग की प्रोसेस करते हैं। तो किसी भी हमें छोटे छोटे फाइबर से जब हम एक बड़ा धागा या यार्न बनाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी का होना, स्पिनेबिलिटी का या कोहेसिवनेस का, मतलब आपस में जुड़ना, कोहेसिव करना, जुड़ना, एडेयर करना, आपस में जुड़ना, ये प्रॉपर्टी होना बहुत ही जरूरी है। Cohesiveness is the quality of a fiber to adhere together during spinning, जो भी मैंने आपको बताया कि आपस में जुड़ेंगे, ये प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। It may result from the longitudinal and cross-sectional shape or the structure of surface of individual fiber। ठीक है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, उसका जो भी शेप है या फिर जो भी उसका आउटर सरफेस है, इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा। जैसे कि आपका क्या होता है, वूल में आपने देखा होगा स्केल्स होती हैं ना, तो यही स्केल्स
आपस में इंटरलॉकिंग का काम करती हैं। अब हम वूल से कैसे बना लेंगे, यार्न कैसे बना लेंगे वूल फाइबर से, तो इसमें स्केल्स होती हैं, आपस में हमने एक के ऊपर एक दूसरा जोड़ा, ट्विस्ट किया, तो स्केल्स आपस में इंटरलॉक कर लेंगी, तो हमारा ऐसे ही एक यार्न बनता चला जाता है वूल। क्लियर? It is the surface or shape of a fiber does not contribute to cohesiveness. If the surface or shape of a fiber does not contribute to cohesive, filament yarn may be added for introducing cohesiveness. अगर क्या है, किसी भी फाइबर में कोहेसिवनेस की प्रॉपर्टी नहीं है तो हम उसमें फिलामेंट यार्न ऐड कर देते हैं ताकि उसमें कोहेसिवनेस की प्रॉपर्टी आ जाए। जैसे कि आपका क्या है, पॉलिएस्टर, इसमें कोहेसिवनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, आपस में एडेयर करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है पॉलिएस्टर ना, शाइनी आपका चिकना होता है तो इसमें प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसमें क्या करते हैं, हमने कुछ परसेंटेज में कॉटन ऐड कर दिया, क्योंकि कॉटन में क्या है, कन्वोल्यूजन्स हैं, अभी हमने बताया वो हम अब कॉटन चैप्टर क्लियर करेंगे आपको क्या है। तो हमने उसको ऐड कर दिया, कॉटन को इसमें मिला दिया, तो इससे हम स्टेपल फाइबर्स बना सकते हैं, फिर यार्न्स बना सकते हैं, स्टेपल यार्न्स। फिलामेंट तो हमें पॉलिएस्टर का तो हमने स्पिनरेट से निकाला, हम लंबे लंबे बना लेंगे, बट हमें कुछ ऐसा फैब्रिक बनाना है जिसके लिए हमें स्टेपल यार्न्स की जरूरत है। स्टेपल मतलब छोटे छोटे यार्न से, जो छोटे छोटे फाइबर से जो बनता है वो स्टेपल यार्न होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, तो हमने इसमें कुछ कॉटन मिला दिया, तो इससे हम स्टेपल यार्न बना सकते हैं। अब हमें कॉटन को हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें अब्जॉर्बेंसी की क्वालिटी होती है ना, आपका क्या है, स्वेट को ना, आपके पसीने को ये एब्जॉर्ब करके फिर उसको इवेपोरेट कर देता है। तो हमें कॉटन, हमें इसीलिए कॉटन गर्मी में पहनते हैं, तो एब्जॉर्बेंसी का क्वालिटी होना बहुत ही मस्ट है। एब्जॉर्बेंसी इज द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू टेक इन और रिगेन मॉइस्चर। ठीक है, एंड ये मेजर किसमें होता है, परसेंटेज में इसको मेजर करते हैं। फाइबर दैट एब्जॉर्ब वाटर इजली आर नोन एज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ये क्या, ये वर्ड काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो जो वाटर लविंग है, जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो हाइड्रोफिलिक है, जैसे कि आपका नेचुरल फाइबर्स जो भी हो गए। ठीक है, उसके अलावा आपके रेयॉन, एसीटेट, ये भी आपकी हाइड्रोफिलिक फाइबर्स हैं। रेयॉन का क्या बताया था, एब्जॉर्बेंसी में ये अपना स्ट्रेंथ वीक हो जाती है इसकी। फिर जिनको वाटर एब्जॉर्बेंसी नहीं होती है वो हाइड्रोफोबिक फाइबर्स हैं, जो भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं मोस्टली वो आपके क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। मतलब हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है, उनको वाटर से अट्रैक्शन है, और ये हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से इनका डर है, फोबिया वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, वहाँ से आप इसको कैच कर सकते हैं। फिर ग्लास फाइबर की एब्जॉर्बेंसी 0 होगी ना, ये छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। एब्जॉर्बेंसी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर गारमेंट्स, अभी हमने ये आपको बताया, ये बात हमारी हो चुकी है। एज इट इन्फ्लुएंसेस मैनी अदर प्रॉपर्टीज, जैसे कि कंफर्ट को, वार्मथ को, वाटर रेपेलेंसी, श्रिंकेज, इन सबको ये अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इट इज़ ईजी टू वॉश अ हाइड्रोफोबिक फैब्रिक। अब ये सब क्वेश्चन आपके एजर्शन रीजन्स में फ्रेम हो सकते हैं कि किस कपड़े को धोना इजी है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, एंड वाई ना। तो इट इज़ ईजी टू वॉश अ हाइड्रोफोबिक फैब्रिक्स एज इट डज नॉट एब्जॉर्ब स्ट्रेन्स एंड इट ड्राइज क्विकली ना। कितना सिंपल है कि वो क्या है, स्ट्रेन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, हाइड्रोफोबिक है और जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मॉइस्चर रिगेन क्या है, किसमें हम करते हैं, परसेंटेज में इसको मेजर करते हैं। क्या है फॉर्मूला, वेट ऑफ एब्जॉर्ब मॉइस्चर अपॉन वेट ऑफ ड्राई फाइबर्स इनटू 100। अब यहाँ पे देयर आर सम फाइबर्स एंड देयर मॉइस्चर रिगेन कैपेसिटी इन परसेंटेज। रेयॉन का कितना है, 90 to 95%, कॉटन का 50 to 60%, वूल का 40 to 50%, एसीटेट फाइबर्स का 25 to 30%, नायलॉन का 11 to 12%, सिल्क का 10 to 12%, एक्रिलिक फाइबर्स का 8 to 9%, पॉलिएस्टर का 3 to 5%। तो सबसे लो किसका है, पॉलिएस्टर, और सबसे हाई किसका है, रेयॉन। ये आपको सीक्वेंस में लगाने को कई बार आता है।
रेयॉन, देन कॉटन, फिर वूल, फिर एस्टेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका रेयॉन का, सबसे कम आपका पॉलिएस्टर का है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो कर लेंगे आप। लस्टर, अब हमें कपड़े में लस्टर भी चाहिए ना, नहीं होता है तो हम आर्टिफिशियली उसको क्रिएट करते हैं लस्टर। The smoothness, length and shape of the fibers determine the natural brightness or dullness of the fibers. अब अगर जो जितना लंबा होगा तो वो उतना स्मूथ रहेगा ना, तो ये लेंथ हो गई, उसका शेप हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे लस्टर को, उसकी ब्राइटनेस या डलनेस को अफेक्ट करते हैं। इवन द नेचुरल फाइबर सिल्क हैज़ हायर लस्टर, सिल्क में क्या होता है, हाइयर होता है लस्टर, और कॉटन में डलेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि कॉटन का भी हमने बात करी है, साइज क्या होता है, छोटा होता है, और सिल्क का साइज क्या होता है, आपका बड़ा होता है, तो उसमें लस्टर ज़्यादा रहेगा। All man-made fibers are produced with luster control processes as it is not always desirable to, यहाँ पे नीचे का थोड़ा सा कट गया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, desirable to produce bright fabrics। ठीक है, तो जो हमारे मैन मेड फाइबर्स होते हैं उसको हमें, उसमें बहुत ज़्यादा लस्टर होता है जो कि डिज़ायरेबल नहीं होता, तो उसे हम ट्रीट करके, केमिकली हम आर्टिफिशियली ट्रीट करके उसको कंट्रोल करते हैं, उसके लस्टर को। जैसे कि हम क्या करते हैं, टिटेनियम डाइऑक्साइड ऐड करते हैं जब हम स्पिनिंग करते हैं, स्पिनिंग सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं स्पिनरेट से निकलता है। अभी हम पूरा मैन मेड फाइबर्स की प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट फिर भी जिसको आइडिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर आप इसको नोट कर लीजिए अभी। तो हम क्या, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हम क्या ऐड करते हैं, तो टिटेनियम डाइऑक्साइड को हम स्पिनिंग सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं। मैनमेड फाइबर में क्या है, हम इसको अपनी मर्जी से बना रहे हैं, लेंथ हम अपनी मर्जी से रख रहे हैं, सॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हमने उसी सॉल्यूशन में एक हमने सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने टिटेनियम डाइऑक्साइड मिक्स कर दिया, फिर हम उसमें उसको स्पिनरेट में से निकाल के अपनी ही डिज़ायरेबल लेंथ का ज्ञान हमें मिल रहा है। तो हम क्या ऐड कर रहे हैं लस्टर को कंट्रोल करने के लिए, टिटेनियम डाइऑक्साइड, अदरवाइज इसमें इतना ज़्यादा चमक हो जाएगी कि आंखों को एकदम चुभेगी वो चमक, मतलब आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उतना चमक हो जाएगी। ठीक है, द लस्टर ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड बाय वेरियस फिनिशिंग टेक्निक्स। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था मर्सिडाइज्ड कॉटन, जो हमने आपको बताया था कि कॉटन में भी हम सिल्क के जैसे हम उसमें, अब हम एक जगह, हम एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं उसमें हमें शाइनिंग को, लस्टर को कम करना पड़ रहा है, और जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें हमें लस्टर को इंक्रीज करना पड़ रहा है ना, बढ़ाना पड़ा है। कॉटन रफ होता है तो हमें कॉटन में शाइन चाहिए, लस्टर चाहिए, तो हम उसमें कुछ प्रोसेसिंग कर देते हैं, जैसे मर्सिडाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, NaOH से हम इसमें रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, अभी फुल प्रोसेस हम फिनिशिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब कोई भी हम फाइबर से यान बना रहे हैं तो अगर हमारा कहीं पे मोटा है, कहीं पतला है, कहीं लंबा, कहीं छोटा, तो दिक्कत होगी बनाने में। तो अगर यूनिफॉर्मिटी का उसमें क्वालिटी है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा ना। यूनिफॉर्मिटी इज द लेंथ, विड्थ, कोहेसिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फाइबर्स इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन yarns. All man-made and synthetic fibers are uniform since they are made through artificially controlled processing. Natural fibers except silk, however, are not uniform. सिल्क को छोड़ के बाकी तो कोई यूनिफॉर्म है नहीं, क्योंकि सिल्क हमारा लंबा है तो वो यूनिफॉर्म है। It is not possible to produce very fine yarns from natural fibers without doing additional processing. अब एब्रेजन रेजिस्टेंस ना, आपका क्या है, कपड़े में क्या होता है, यान में, फाइबर्स में क्या होता है, अभी आपको बताया कि उसमें खींचातानी होगी, रगड़न लगेगी ना, तो उसके लिए उसमें एब्रेजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, रबिंग के अगेंस्ट उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू विथस्टैंड द रबिंग और एब्रेजन। This is an important property as it influences the durability of the fabrics. अगर ये प्रॉपर्टी, अगर आप कोई भी आपका कपड़ा है, हमारे कपड़े कहाँ से फटते हैं, हमारे
नीज के पास से फटते हैं, एल्बो के पास से जल्दी फटते हैं ना, क्योंकि जहाँ पे आपका रबिंग ज़्यादा होता है। स्पोर्ट्स पर्सन के जो कपड़े होते हैं, हम नीज यहाँ और एल्बो इन सब के पास हम क्या लगाते हैं, आर्टिफिशियल लगा देते हैं उतने एरिया में हम। आपने जैकेट्स में देखा होगा अलग से पैच लगा होता है एल्बो के पास में ना, डिज़ाइन भी कह लीजिए और एक तरीके से आपका फंक्शनैलिटी भी है वो, ठीक है। तो एब्रेजन रेजिस्टेंस में बी ड्यू टू द टफ आउटर लेयर और द फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूलर चेन ऑफ द फाइबर। The size of the yarn also influences the abrasion resistance. Thick yarn resist abrasion more than thin yarns. Yarn uniformity is also important as irregular yarns are abraded more easily than uniform yarn. ठीक है, ये सब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन एब्रेशन रीजंस में भी आ सकते हैं, तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पॉइंट्स हैं। नायलॉन हैज एक्सीलेंट रेजिस्टेंस while acetate and glass have very poor। ठीक है, नायलॉन का एक्सीलेंट है और एसिटेट और ग्लास का लो है। और एक आपकी क्वालिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की भी आपने देखा होगा कई बार, आपकी रजाई वगैरह लगने में चटर चटर आवाज़ आती है, हम ऐसे हाथ लगाते हैं तो एकदम चटर से आवाज़ आती है, आपने कभी फील किया होगा ना, क्लिंगिंग सी। तो क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फाइबर टू ट्रांसफर और कैरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस। पुअर और लो कंडक्टिविटी रिजल्ट्स इन बिल्डिंग अप ऑफ स्टैटिक चार्ज। अगर पुअर कंडक्टिविटी है तो स्टैटिक चार्ज उसमें जनरेट हो जाते हैं। दिस लीड टू द क्लिंगिंग ऑफ द क्लोथिंग, उसमें क्लोथिंग पर वो कपड़े पर चिपक जाते हैं। एंड इन एक्सट्रीम केसेस कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल शॉक्स। अगर ज़्यादा होगा स्टैटिक चार्ज तो फिर वो इलेक्ट्रिकल शॉक दे देते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की क्वालिटी होनी चाहिए। वाटर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फाइबर्स विद हाई मॉइस्चर रिटेन विल नेवर फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिक बिल्डअप। ठीक है, जो हमारे जिनमें मॉइस्चर रिटेन की प्रॉपर्टी है तो उसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होगा, जैसे कॉटन वगैरह में नहीं होगा, ये आर्टिफिशियल फाइबर्स में ज़्यादा होते हैं। सिंथेटिक और पुअर कंडक्टर हो गए व्हाट, इसमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है स्टैटिक चार्ज की। तो इसके लिए हम कौन सी फिनिशिंग दे देते हैं, एंटी स्टैटिक फिनिशेस। ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि एंटी स्टैटिक फिनिशिंग किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, गिवन टू फैब्रिक इन ऑर्डर टू इनहिबिट द पाइलिंग अप ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन फैब्रिक्स। नोट करते रहिएगा आप लोग। थर्मल प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी क्वालिटी है फाइबर की। द थर्मल बिहेवियर ऑफ फाइबर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग देयर परफॉर्मेंस एंड केयर। अमंग द टेक्सटाइल फाइबर्स which are in use, some are heat sensitive and some are not. Heat sensitivity is the ability to soften, melt or shrink when subjected to heat. ठीक है, इसके अलावा कुछ आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आपकी हो गई इंसेक्ट इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया। तो जिनमें इंसेक्ट्स, मोल्ड्स और बैक्टीरिया से जो ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे, कपड़े ख़राब नहीं होंगे, फाइबर ख़राब नहीं होंगे, तो वो ज़्यादा यूज़फुल हो गए हमारे लिए। जैसे कि आपके नेचुरल फाइबर्स हो गए, आपके कॉटन वगैरह में क्या रहता है, सेलुलोज रहता है, तो उसमें इनके इफेक्ट ज़्यादा होते हैं वो। फिर हमारा क्या है, डिटर्जेंट सोप के लिए जैसी उसके अगेंस्ट जैसा वो रिएक्ट करेगा तो वैसा हम यूज़ करते हैं। जैसे कॉटन हो गया, आपका लिनन हो गया, जो आपके वेजिटेटिव फाइबर्स हो गए उसको हम एल्कली ट्रीटमेंट देते हैं। जो आपके प्रोटीन फाइबर्स हो गए उसको एसिडिक ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, हीट से क्या अफेक्ट कर रहा है, कितना हम उसमें आयनिंग करेंगे, कितना हीट देंगे। कॉटन वगैरह में आपको ज़्यादा देना पड़ता है हीट। फिर अगर आपका सिल्क है, वूल है, तो हम उसमें कम आयनिंग करते हैं ना, कम टेम्परेचर पे करते हैं आयनिंग। तो ये तो जर्नल है, थोड़ा बहुत अगर आप डे टू डे में भी देखेंगे तो इतना क्लियर हो जाएगा। तो ये आपकी एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ कुछ हो गई फाइबर्स की, ये होना इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स में, इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इसके बाद आपका ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली सारी। अब हमें देखना है कि कौन सी एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है ना। तो हमने इसको क्लासीफाई किया है, डिवाइड किया है प्राइमरी और सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ में। जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है वो प्राइमरी है, वो तो हमें मस्ट है, होनी चाहिए,
किसी भी फाइबर में अगर हम उससे यान बना रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं, तो उसमें मस्ट है प्राइमरी प्रॉपर्टीज बिल्कुल होनी चाहिए, सेकेंडरी वो एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? अ फाइबर मस्ट possesses some essential characteristics for use in textiles। कौन सी प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं आपकी? 5 प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये आपको कहीं मिलता भी नहीं है मैटर। 5 प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग मेरे साथ में लर्न करते चलिए। हाई लेंथ टू विड्थ रेशियो, हाई लेंथ होनी चाहिए एज कंपेयर टू विड्थ ना, हाई लेंथ टू विड्थ रेशियो होना चाहिए। स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी और प्लायबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ उसमें होनी चाहिए, कोहेसिवनेस होनी चाहिए, मतलब जो आपस में अडेयर कर रहे हैं, अडेयर करके ही तो वो यान बना रहे हैं, कोहेसिवनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये एसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी फाइबर में। इसके अलावा फिर हमारी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज जो भी बाकी आपने सारी पढ़ी वो आपकी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। डिजायरेबल है बट नॉट एसेंशियल। इसमें क्या क्या आती हैं? फिजिकल शेप, लस्टर, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्जॉर्बेंसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, थर्मल बिहेवियर, रेजिस्टेंस, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या रेजिस्टेंस है, केमिकल के लिए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन स्पेसिफिक कंडीशंस। अभी तक हमने सारी पढ़ ली हैं, बस हमें एक ये देखना है, हाई लेंथ टू विड्थ रेशियो। तो ये क्या है? अ टेक्सटाइल फाइबर मस्ट पॉजेस ग्रेटर लेंथ ऑफ एट लीस्ट 100 टाइम्स इट्स विड्थ। कम से कम ये 100 टाइम्स, 100 गुना होना चाहिए उसकी विड्थ का। ठीक है, यहाँ नेचुरल फाइबर दिए हैं, उनका लेंथ टू विड्थ रेशियो दिया हुआ है। ये भी एग्जाम में आपको मैच करने के लिए आ सकता है। तो कॉटन का कितना है? 1400, वूल का 8000, लिनेन का 170 एंड सिल्क का 330000 ना, 3,30,000। ये आप एक बार देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज हमने क्या देखा? लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन देखा था, आज हमने प्रॉपर्टी देखी है सारे फाइबर्स की। उससे अगर हम यान बना रहे हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी फाइबर में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।